अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर। मैं हूं जावेद खान और आपको बताना चाहूँगा कि जिस बजट का इंतज़ार जम्मू कश्मीर की आवाम तवील अरसे से कर रही थी, बिलाखिर वो बजट जब सामने रखा तो लोग कहीं ना कहीं अभी भी शौक में हैं कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और कई सारे लोग जो है डिसअपॉइंट हो चुके हैं। इसी बात को लेकर और कई सारे और भी सवालात जो है आज हमारे रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब सज्जाद साहब। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये देखते हैं मौजूदा हालात को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। आज आपकी एक स्पीच देखी जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर आपने जो है बात की। जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान पीढ़ी है वो परेशान है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता, उसकी आज आपने बात की। सो कैसे जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे और क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, बिलखुसूस कश्मीर में, वो रिजर्वेशंस का है। और ये नहीं है कि हमारे बच्चे बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये है कि रिजर्वेशन इज ट्रम्पिंग कॉम्पिटेंस। रिजर्वेशन को तरजीह दी जा रही है, कॉम्पिटेंस को तरजीह नहीं दी जा रही है। और कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं जिसको मैंने वहां भी बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर, क्योंकि आप या तो सोशल रीऑर्डरिंग कर रहे हो या एथनिक और सोशल सुप्रीमेसी बाकी कास्ट की कश्मीरी स्पीकिंग कास्ट पर जो है रखना चाहते हैं जी। और ये मैं इस सरकार पर या पुरानी सरकार पर नहीं, ये एक नेशनल नैरेटिव है इनका, इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि ये जो कश्मीरी है ये कुछ ज्यादा बातें कर रहा है, शो हिम हिज प्लेस, इसको अपनी जगह दिखा। और उसलिए इन्हें पकड़ा है हमारे यूथ को कि भाई ऐसी एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें आप आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो मेरे ट्राइबल भाई हैं पहाड़ी या गुज्जर कश्मीर वाले, मैं उनको भी बताऊं, उनको भी जो है कहते हैं आप कंपीट करो यहाँ वालों के साथ। बिल्कुल। अब वहां जो हमारे गुज्जर और पहाड़ी भाई हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत खराब है जी। हालांकि 40-60 का रेशो है, 60 यहाँ है, 40 वहां है, लेकिन जब रिजल्ट आता है वहां के 10 आते हैं, 90 इधर के आते हैं, तो उसमें भी हम पीछे हो रहे हैं। कश्मीरी स्पीकिंग को तो बिल्कुल रखा ही नहीं है कहीं, खत्म। तो ओवरऑल आप देखिए जो कश्मीर से जो कैंडिडेट्स आए हैं, इंक्लूडिंग जो रिजर्व कैटेगरी है केएस में, जो कल पॉलिसी मेकर्स होंगे, 14 कैंडिडेट 2023 में, 2022 में 55 और 21 में 32, 19%, 25%, 17%, जबकि उस कश्मीर की जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो लगभग 55% है। सो कोई प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारे बच्चे अब कॉम्पिटेंट नहीं होते तो ठीक है। मैंने ये भी इनको बताया सरकार को कि आपके पास सारे एग्जामिनेशंस का डेटा है, आपको पता है कि ए ने कितने, मतलब सजाद ने कितने मार्क्स लिए हैं, जावेद ने कितने मार्क्स लिए हैं, पर जावेद सिलेक्ट नहीं है क्योंकि उसके नंबर कम हैं, या जावेद इसलिए सिलेक्ट है कि उसको रिजर्वेशन दी गई है। आप रिजर्वेशंस को हटाकर एक लिस्ट बनाइए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, नथिंग एल्स, ये देखने के लिए कि रिजर्वेशन से कितना कश्मीरीज को लॉस हो रहा है, कि अगर रिजर्वेशन ना होते इन टेस्ट स्कोर्स पर कितने कश्मीरी जाते, क्या 14 ही जाते, 32 ही जाते, या 41 चले जाते। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कितना नुकसान हो रहा है रिजर्वेशन से कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को। अब मैं आपको एक आंकड़े बता दूं, 2011 के सेंसस को मैंने बेस किया है, ये है 1,22,00,000 के बोलते हैं हमारे लोग। अब जो इसमें मैंने जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस्म की। अब 1,22,00,000 लोग हैं। अब आप सुनिए, शेड्यूल कास्ट 0, ये 8% के हिसाब से 9.7 लाख बनता है जम्मू, बिल्कुल इनको रिजर्वेशन है, कश्मीर में 0 आ गया। पहाड़ी 3.7% कश्मीर में, 6.3% जम्मू में है। हमारे आए 4.5 लाख, इनके आए 7.5 लाख के करीब, 768। गुजर भाई जी, हमारे 3.7%, उनके 7.65%, यहाँ 6.5%, ये 6.3, 6.3, हाँ राइट। तो फिर आप लें एएलसी जी, एएलसी मुश्किल से 0.12 गाँव है वहाँ, यहाँ लगभग 300 गाँव, 0.25% यहाँ, 3.75% वहाँ, ठीक है ना। ओबीसी वहाँ 1%, यहाँ 7%। ईडब्ल्यूएस
वहाँ हमें कोई वहाँ पता नहीं पॉलिसी है क्या है, वहाँ तहसीलदार साहब किसी को EWS सर्टिफिकेट देते ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, अभी भी देखिए नंबर ऑफ EWS सर्टिफिकेट्स लगभग 80-20 का रेशो है। हमने यहाँ रखा भाई 30% और 70% का। RBA वहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10%। इसमें क्या आता है कि कश्मीरी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख जो है वो रिजर्व आउट ऑफ 59 लैक्स। ये 53 लैक्स में लगभग 45 के करीब 45-46 लाख के करीब रिजर्व। तो रिजर्वेशन जो है रीजनली इट इज टोटली बायस्ड। सारा रिजर्वेशन तो इधर है, उधर तो है ही नहीं कुछ। उधर हमें एक बेचारे गुजर भाइयों को देते हैं, पहाड़ी भाइयों को देते हैं, उसका भी जो 80% शेयर है वो भी ये ले लेते हैं। कौन रहा है इसमें? कश्मीरी पहले कश्मीरी स्पीकिंग कश्मीरी पिस रहा है, फिर जो हमारे गुजर और पहाड़ी भाई हैं वहां वो भी पिस रहे हैं, उनको इधर से मार लग रही है। सो एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला है ये पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर है एंड आई बिलीव इन इट। हम सबको मिल बैठकर इसका एक हल निकालना चाहिए, क्योंकि जो IAS ऑफिसर्स हैं जो ये पॉलिसी बना रहे हैं वो उठ के कल उनका प्रमोशन हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जो नस्ल है, ये जनरेशनल मामला है, वो कल यहाँ जो आपस में एथनिक टेंशन होगा, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जिसके लिए ये आज एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया जा रहा है कि भाई तेरे 70% है, तू फिर भी नहीं, चल बेटा तेरे 50 हैं, तू इन है, इसको हाँ तू इन है। सो आप ये देख लीजिए किस जगह उन्हें कश्मीरी नौजवान को पहुंचा। और ये जो कश्मीरी स्पीकिंग है इसमें कश्मीरी पंडित भी है, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, उसके पास भी कोई रिजर्वेशन नहीं। लगता है उमर गवर्नमेंट जो है इस मुद्दे को सीरियस लेगी। आई जस्ट होप। मैं कोई भी नेगेटिव बात इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो उनकी सरकार है, उन्होंने करनी है। हम तो एनकरेज करना चाहेंगे, ऑन रिकॉर्ड रखना चाहेंगे। मगर इसके बारे में मैं एक पेपर अब लिखूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता थी कि ये हकाइक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन पर कितना दबाव है, और दूसरे जो हमारे गुजर और पहाड़ी भाई हैं उनको भी बताना है कि भाई साहब यू बी बेटर ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर इन कश्मीर। आपका अलग कोटा वहां हो। व्हेन यू compete at a J&K लेवल, आप इनसे compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसियां जो हैं 80% ST हैं। वहाँ एक कंगन के अलावा बाकी सब जगह ये बेचारे पत्तियों में पड़े हुए हैं, कहीं बहुत मार्जिनलाइज्ड, बिल्कुल बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। उनकी जो लेवल ऑफ बैकवर्डनेस है वो 4-5 टाइम्स मोर है देन दिस एरिया। सो इसलिए ये जो वो वाला कश्मीर है रीजनली is being massacred, merit is being slaughtered, academics is being slaughtered. This is academic cleansing. You are pinpointing a certain ethnic group and ensuring कि वो disempower हो जाएं, उनको जो हम आने वाले कल के वो decision makers ना बने, वो आने वाले कल के पॉलिसी मेकर्स ना बने। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है। ओवरऑल जिस तरीके से बजट का इंतज़ार जम्मू कश्मीर की आवाम बड़े अरसे से कर रही थी, खैर मोदी जी के अच्छे दिन लोगों का कहना है नहीं दिखे, अब शायद आने वाली सरकार जो है वो अच्छे दिन दिखाए। क्या लगता है ये बजट जो है लोगों की उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने कल परसों तकरीर की, मैंने उसमें भी डिटेल करके लाए। जो अगर हम उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको कन्वर्ट करें इनटू रुपी टर्म्स कि अगर ये सब प्रॉमिसेस पूरा करें तो कितना पैसा साल का लगता है, ये लगभग कोई 12,000 करोड़ लगता है। ठीक है। अगले 5 साल में 60,000 करोड़ लगता है। 5,000 करोड़ वो है जो वन टाइम पेमेंट है, ये तो रिकरिंग है हर साल। इसमें नए जॉब्स ने बोला था 1 लाख, इनने बोला था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राशन देंगे, बाकी चीजें देंगे, डेली वेजर्स का बोला था। तो 65,000 करोड़ कहां से रेज करेंगे? ये ओनस इज ऑन दिस गवर्नमेंट टू टेल अस हाउ दे विल रेज। तो फिर फर्क क्या रहा बाकी पार्टीज में और इनकी पार्टीज में मैनिफेस्टो में? देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये लोगों का मामला है। इफ पीपल अलाउ देमसेल्व्स टू बी टेकन फॉर अ राइड, अगर हर 5 साल बाद कोई उठकर उनकी सवारी करे तो इसमें तो लोगों की भी गलती है ना। आप पार्टियों पर क्यों चढ़ाते हो? पार्टी का काम है झूठ बोलना, ये लोगों को तय करना है झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। जब लोग खुद ही लालची हो गए हो, उन चीजों पर बिलीव करें जो उनको भी मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कहीं लालच का कंपोनेंट है। चलो यार 100 बोल रहा है तो 20 तो देगा ही, वो तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। सो आप पार्टियों पर ना चढ़ाए, ये एट द एंड ऑफ द डे इट इज विद द पीपल।
यहाँ कत्ल गारत हुआ, 40,000 लोग मरे, बिल्कुल जैसे मरा ही नहीं कोई, इसको हमको याद ही नहीं है। जिसका बच्चा घर में है वो खुश है, उसका बच्चा घर में है, जो हमसाया का वहां कब्र काट रहा है उसका उसको लेना देना ही नहीं है। आप क्या करोगे उसमें? जब कौमें बेशर्म हो जाती हैं तो उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या कोई कह सकता है? 370 का वही स्टांस दिख रहा है उमर साहब का जो पहले था। देखिए, हम वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने अमेंडमेंट लाई, बिल्कुल एलजी एड्रेस को इन्होंने अलाउ नहीं की, मतलब लिखित में हमने दिया कि हम 370 जो है इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हमने और भी कुछ चीजें की, यहां सारी लिप सर्विस है, जबानी है, लिखित में नहीं कही है, लिखित में कहीं नहीं है। इवन जो ये सो कॉल्ड रेजोल्यूशन बोल रहे हैं उसमें भी 370 का नाम नहीं। कहते हैं स्पेशल स्टेटस है वो उसमें आ नहीं, जाए। वो आप मेरी बात सुनिए, जब इलेक्शन से पहले ये 370 बोलते थे, मैनिफेस्टो में 370 बोला, और इलेक्शन में दिन में 100 रैलियां करते थे अलग अलग, सब 370 बोलते थे, तो एन रेजोल्यूशन के वक्त स्पेशल स्टेटस कैसे बढ़ गया? क्या कोई वो पेपर छोटा था, उसमें जगह नहीं थी, लिखने की जगह नहीं थी? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नाम ही नहीं है, 35A का नाम नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से इसमें एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, एक क्योस पैदा हुआ है कि आगा सईदुल्लाह मेहदी जो कि कैंपेन के स्टार भी रह चुके हैं और उन्होंने 370 के नाम पे लोगों से वोट लिए हैं और 35A के नाम पे लोगों से वोट लिए हैं, आज वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल अपोजिट लगते हैं, और दिखावा है या क्या है वो सच मुझे वही देखिए, जाने। मैं इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं जाना और चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो एक साइड से जो है अपना स्टांस जो है तब्दील करने में। लेट अस नॉट गो इनटू इंडिविजुअल्स, राइट? आप मैक्रो बात करिए, मेरे लिए मुनासिब नहीं है किसी एक फर्द के बारे में इंडिविजुअली। कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस का जो मसला है, पिछले कई अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फाइनली अब ये कहा गया है कि एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो उनको नज़रसानी करेगी और उनका मुद्दा जो है वो देखेगी। डू यू थिंक कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस जिनकी पुरानी मांग है उन पे हल होगा? आप बताइए, कौन सी सरकार है आज तक जिसने कमेटी नहीं बनाई? नेम वन गवर्नमेंट जिसने कमेटी नहीं बनाई। या तो ये सीधे उठकर बोल दे हम नहीं कर सकते, मगर ये मजाक भी अब अच्छा नहीं लगता है। मैं कहीं डेली वेजर्स को जानता हूं जो अफसरों के घर में काम करते थे, बिल्कुल, खाना पकाने का, सफाई का, 15-15, 20-20 साल, 800-800, 1200-1200, 1500। कुछ तो रिटायर भी हुए, उनका क्या होगा? क्या आप उनको रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट्स देंगे? चलिए, आपने कमेटी बनाई, बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, मुबारक। अब आप बताइए कि अगर ये हो गया, आप पैसा कहां से लाएंगे? ताकि उनको भी यकीन हो कि अब की बार जोक नहीं है, सच है। देखिए, रेट्रिक अलग चीज होती है, हिंदी फिल्मों के डायलॉग अलग होते हैं। जब आपको फाइनेंस की बात करनी है तो आपको उस वक्त यू हैव टू टेल अस कंक्रीटली कि साहब यहां से इतना पैसा आएगा, यहां से इतना पैसा आएगा, यहां से इतना पैसा आएगा। तो आपको लगता है कि ये जो कमेटी बनाई है 6 महीने के अंदर वो इस पे देखेगी, तो ये सब दिखावा है? यार, हमें तो लगता था जब ये इलेक्शन में तकरीर करते थे कि जिस दिन ये ओथ उठाएंगे, भागते भागते उस जाकर उनको जो है रेगुलराइज कर देंगे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, जब मैं मंत्री था जी, तो जो ही कुछ मैं नया बोलता था तो कोई कहीं से आवाज आती थी, सर व्हाट अबाउट द स्नो बाउंड एरिया? तो मैं चुप होता था कि भाई तब तो सड़क बंद है। 2 महीना 3 महीना हुआ तो मैंने बोला यार ये स्नो बाउंड एरियाज हैं कितने? देखा रीजन में एक मत्स्य, गुरेज और केरन था। मैंने ठीक है, इनको अलग रखते हैं, जो बाकी स्नो बाउंड नहीं है उसकी बात करो। इसी तरह से वो डेली वेजर्स जिनके बारे में कोई शक शुबा नहीं है उनको तो आप कर दीजिए। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है उसकी अलग कमेटी बना लीजिए। बार बार वेरिफिकेशन हुई क्योंकि कितनी बार करेंगे? फिर ये बार बार करेंगे, फिर बोलेंगे भाई बैकडोर यहां से डाल दो, फिर वो हो जाएगा। जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनएम्बिग्यूटी है जहां, उनको बना दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? शराब को लेकर कहीं ज़्यादा जो है इस वक्त बवाल मचा हुआ है। कुछ ऐसे बिल्स हैं जो शराब की पाबंदी पे रखे गए हैं ऑन टेबल, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उसमें से एक एमएलए है और पीडीपी में से 2 एमएलएज की जानिब से रखी गई है। क्या लगता है इस शराब का जो इस वक्त बिल वगैरह चल रहा है, एट दी एंड क्या कुछ हल निकल सकता है? देखिए, दोनों पार्टियां पावर में रही हैं और दोनों पार्टी ने अपने माजीद वक्त में इसको बैन नहीं किया है। ये मुझे एक और मजाक लग रहा है जी, जब करना था तो तब कर लेते, अब क्यों आ रहे हो आप? ये फिर मुझे मजाक लग रहा है।
इसमें कोई सीरियसनेस मुझे नहीं नजर आ। अभी भी लगता है कि ये मजाक लग रहा है, ये जो बिल्स ऑन टेबल रखी जा रही हैं ये सब। देखो यार, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुद पावर में है। आई फेल टू अंडरस्टैंड उनका मेंबर ने कैसे प्राइवेट बिल लाई, अगर या तो उसने बात नहीं की होगी उनसे। सो माई पॉइंट इज बोथ हैव बीन इन पावर इन द पास्ट, नॉट वंस बट मोर देन वंस, एंड दे हैव नॉट बैंड इट। बिल्कुल। सो आई डोंट सी एनी रीजन दैट दिस टाइम दे विल बैन इट। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरीके से काफ़ी लोग जो है जेलों में बंद हैं हमारे, आप भी जानते हैं, आपने भी ये हालात बिल्कुल अपनी आंखों से देखें कि पास्ट में क्या कुछ हालात रहे, मगर जिस तरीके से नौजवानों की जब बात आती तो सेंट्रल जेल में बंद है, बाहर की जेलों में बंद है। वो एक मैनिफेस्टो में था बड़ा पॉइंट कि इनकी रिहाइशगाह के लिए बात की जाएगी, इनकी रिहाई के लिए बात की जाएगी। सो कैसे देखेंगे उस पूरे माहौल को, क्योंकि काफ़ी लोग आपके पास भी आते होंगे कि हमारा बच्चा बंद है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद जेलें निकाली और मुझे मालूम है जेल में रहना क्या होता है। और इनकी तो बहुत सख्त जेल है, जो ये बाहर हैं उधर इनके साथ कोई इंसानी सलूक तो किया नहीं जाता। बहुत बुरे कंडीशंस में रखा हुआ है, टॉर्चर किया जा रहा है। अभी तक कोई सरकार से आया नहीं। ये भी सच है कि इनके पास होम मिनिस्ट्री नहीं है, पर ये भी सच है कि जब इन्होंने वादा किया था इनको मालूम था कि इनके पास होम मिनिस्ट्री नहीं है, और कहीं शक शुबा की उनने अपने मैनिफेस्टो में गुंजाइश ही नहीं रखी है। एक क्लीन स्टेटमेंट, जी हम छोड़ देंगे। आई थिंक दे शुड गो, ही शुड गो मीट द प्राइम मिनिस्टर एंड टेल हिम कि ये हमारी सोसाइटी का मामला है, आप कितनी देर इनको जेल में रखेंगे। मुझे तो लगता है इनको जाके बोलना चाहिए। आने वाले वक्त में क्या लगता है कौन से पॉइंट जो है असेंबली में डिस्कस होनी चाहिए जो पब्लिक के मफाद के लिए हो? नहीं, ओवरऑल इकॉनमी का है, बाकी चीज़ों का है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बजट खुद बोलना चाहिए कि मैं एलजी बजट नहीं हूं, मैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट हूं। वो ये बजट नहीं बोल रहा है। आपको लगता है ये भी स्पॉन्सर्ड बजट? नहीं, स्पॉन्सर्ड की बात नहीं है, ये उन्हीं अफसरों ने बनाया है जो एलजी साहब के वक्त बनाते थे। तो फर्क क्या रहा? वही होता है ना, मनमोहन सिंह होता है थे तो मनमोहन सिंह जी जब वो थे तो एक इकोनॉमिस्ट बजट था, वो अपना आइडिया लेकर आते थे। सो यू हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू प्रेस योर आइडियाज। तो वो है नहीं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जो बजट इस बार आप देख रहे हैं ये भी एलजी का लगता है आपको? नहीं, एलजी का इन द सेंस यू डोंट गेट, बट उनके मतलब एलजी डिड नॉट कम, मतलब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी गवर्नमेंट एक दो चीजें। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस इन एवरीथिंग, बिकॉज वो ब्यूरोक्रेसी ज्यादा चलाती है, ये पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, राइट? सो दे हैव टू गो एवरी 5 years एंड सीक वोट्स फ्रॉम पीपल। ब्यूरोक्रेट्स डोंट हैव टू डू दैट, राइट? तो मुझे नहीं लग रहा है उसमें फ़र्क ही नहीं है कोई। व्हाट इज़ योर टेक ऑन स्टेटहुड? बिकॉज उमर अब्दुल्ला हमेशा कहते हैं सीएम जी के स्टेटहुड वापस आने तक हम कुछ नहीं कर सकते, स्टेटहुड जब वापस आएगा तो कहीं हमारे हाथ खुल जाएंगे। यार जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा आपकी आइडेंटिटी अंडर थ्रेट है। स्टेटहुड एक पहला स्टेप है जिसमें आपकी बेसिक आइडेंटिटी जो है, आपकी शिनाख्त जो है, उसकी एक प्रोटेक्शन होती है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उसमें बगैर किसी पार्टीबाजी के सबको हाउस को इकट्ठे होकर उसके लिए फाइट करना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, जो लोग लीडर होते हैं, जो लोग स्टेट्समैन होते हैं, वो इलेक्शन जीते ही या इलेक्शन जीतने के वक्त जानते हैं कि नहीं हमें दिल्ली से ही सब लेना है। जी। सो जो हमारा डिस्कोर्स ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली मजबूर हो जाए स्टेट देने पर, हम वो डिस्कोर्स नहीं बना पा रहे। करना क्या है उस चीज़ के लिए? वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो बाकी पार्टीज हैं इनसे बात करनी है, रूलिंग पार्टी से बात करनी है, वो हो नहीं रहा। बट पहले भी तो था एक कि आओ चलो इकट्ठे हो जाते हैं मिल। क्योंकि यार हमारी पार्टी, हम तो बड़ा होने की ये कर रहे थे, इनका मैनिफेस्टो इतना स्ट्रांग था झूठ में, इनका मैनिफेस्टो फरेब में इतना स्ट्रांग था कि हमारा बेचारा और दूसरा मेंबर भी रह गया। हम तो सोच रहे थे आज 7, 8, 10 तक चले जाएंगे। तो घूमते फिरते ये हैं, नेशनल पार्टीज की इनके साथ अलायंस है। उन नेशनल पार्टीज में इनके दोस्तों में कोई भी हमारी स्टेट की बात नहीं करता। सो यू हैव टू आस्क हिम कि भाई साहब ठीक है तेरे दोस्त हैं, तू बड़ा वो तो आपकी स्टेटहुड की बात ही नहीं करते हैं। जो दिखावा था मैनिफेस्टो वो सारा झूठा था। आप ही बताइए ना, अब जैसे वो जो बजट है उसमें कौन सा चीज कहते अभी 5 साल है, मैटर नहीं करता है। योर फर्स्ट बजट इज एन इंडिकेशन आपने क्या क्या करना है, मैटर नहीं। अब आप देखिए, आप बजट को पढ़िए, ये बोलते हैं कि हम 1000 करोड़ जो है ना एक्स्ट्रा लाएंगे। कितना? 1000 करोड़ बिलिंग में, जो पहले नहीं होता था, बिल वापस। मीटर्ड एरिया में तो एक्स्ट्रा ला नहीं सकते,
ये नॉन मीटर्ड एरियाज में लाएंगे। ये वही लोग हैं जो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हमें जो है ना 200 यूनिट मिलेगा। स्मार्ट मीटर भी लगना है 100%। 100% लगना है। दे विल एंड अप पेइंग मोर। बिजली वाला तो बड़ा फियास्को था। परसों मुझे मालूम पड़ा बजट के बाद मैं कश्मीर गया था कि बिजली पर बहुत वोट डाले हैं लोगों ने। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। गुस्सा बहुत था। मुझे नहीं मालूम था कि इतने वोट बिजली पर पड़े। बट आप सीएम कहते हैं कि स्मार्ट मीटरिंग 100% होगी तभी जाकर बिजली भी देखो भाई, मैं आपको बात बता दूं, ये मामला बड़ा है, लोग सीधे साधे होते हैं। ये होना है प्राइवेटाइज, ये सारा मामला होने वाला है। एक न एक दिन होगा। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। ये जो ये कलेक्शन वाला मामला है, तो कंपनियां चाहते हैं भाई मीटर लगा कर दो, तो उसमें हमारी सरकार लगी है, मीटर लगवाएगी। तो इसमें कई जगह मुलाजमीन भी हैं। प्राइवेट कंपनी आएगी, वो फिर माल उठाएगी, उसमें क्या। गवर्नमेंट मुलाजमीन भी हैं उसमें, बहुत सारे काम करते हैं। मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इवेंचुअली ये प्राइवेटाइज करेंगे, याद रखना। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सज्जाद लोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इन्होंने रिजर्वेशन की बात उठाई, कई सारे नौजवान इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उम्मीद है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। तमाम लोगों को जो है राहत की सांस मिलेगी और आने वाली जनरेशन जो है कहीं न कहीं आसानी से अपना सफ़र तय कर सकेगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।